नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश तेजी से निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। प्रदेश सरकार की इन्हीं प्रयासों के क्रम में देश की बड़ी वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की फैक्ट्री शुरू करने जा रही है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके कार्यक्रम में खुद शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज के इस समारोह में पधारे आप सभी महानुभावों का जो देश और दुनिया से इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में रुचि रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उसके विशेषज्ञ हैं, आपके भी आगमन से उत्तर प्रदेश वासी प्रफुल्लित हैं। मैं इस अवसर पर आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समारोह में हृदय से मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है। तमाम प्रकार की आपदाएं हम सबके सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है। अब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए
पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 4,60,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। आपको बता दें कि इसके अलावा जबकि 2 लाख रुपए अभियुक्त के खाते में फ्रीज भी कराए गए हैं। वहीं जानकारी अनुसार पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शिखर खुराना के रूप में की गई है। अभियुक्त ने 5 जनवरी 2026 को डीएलएफ मॉल में पीड़ित से संपर्क कर फॉरेक्स क्राउन ट्रेडिंग के नाम पर फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाया और कार में रखे पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया। इस घटना के संबंध में थाना सेक्टर 20 में मामला भी दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को मल्टी लेवल कार पार्किंग के सामने आपको बता दें मल्टी लेवल कार पार्किंग के सामने फुटपाथ से गिरफ्तार किया है। आगे की कानूनी कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है। सौराष्ट्र के प्रभास पाटन स्थित श्री सोमनाथ महादेव धाम में आज आस्था और स्वाभिमान का विशेष अवसर मनाया जा रहा है। आपको बता दें 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के 1000 वर्ष पूर्व होने पर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित किया जा रहा है। ये वर्ष मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी एक साक्षी है। कहा गया है सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै तमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनबी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया। यहां तक कि उसके खंड को
मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद बेगड़ा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की उस निर्बाध श्रृंखला को याद करते हैं जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का भी वर्ष है। बीते 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है। इस अटूट आस्था और अदम्य विश्वास के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूरा भारतवर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। जय श्री सोमनाथ। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। नमस्ते मित्रों, जैसा बताया मिस्टर भंडारी ने कि एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय मंच से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम कर, और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली अनएथिकल, irresponsible, unconstitutional, but she has put the entire democratic process and governance to shame. मुझे याद आता है कि आज वो मामला भी है, आपको मालूम है कि लालू प्रसाद के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया
वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में, और कहा है कि वो सिंडिकेट चला रहे हैं। जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे थे, स्वर्गीय सुशील मोदी और हम, बड़ी लड़ाई थी, रेड हुई थी, लालू जी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कभी लालू जी या राबड़ी जी ने सीबीआई के दफ्तर में रेड करने की नहीं सोची थी। बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये तो कमाल हो गया ना। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मैडम ममता जी, व्हाट इज योर लिंकेज विद दैट कंसल्टेंसी फर्म? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? ये हमें बात समझ में नहीं आती। एक शब्द मैं कहूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग। ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल से, 14 साल से केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो गवर्नेंस समझती हैं। ये क्या है? तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। आई रिपीट, देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द होल, I would say, barbaric action of Mamta ji. She is CM for 14 years, has been a central minister, knows the norms of governance. And if she goes and raids a particular house where official raid of the ED is going on in case of coal scam and snatches the file and comes out, that means she was trying to rescue something sensitive implicating her and her party. और क्या कहा जाए? इसका इन्फ्रेंस और क्या हो सकता है? और ममता जी ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। याद करिए, जब शारदा स्कैम में राजीव कुमार जो डीजीपी थे, उनको बात हुई थी, उनको सीबीआई ने इंटरोगेट करने की बात की थी, तो वहां जाके धरने पर बैठ गई थी। संदेश खाली में उस मेन एक्यूज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे तो पार्टी ने कई बार बंगाल में एट्रॉसिटी की जांच करने के लिए भेजा है, चाहे वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत में जो अत्याचार हुआ। तो मैं संदेश खाली भी गया था, तो संदेश खाली में कहा गया कि आप मत जाइए। मैं क्यों नहीं जाएंगे, देखा जाएगा। तो बाद में मेरी जो अपनी सिक्योरिटी थी, सीआरपीएफ, वो थी, और फिर महिलाएं आई। बाकी लोगों को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, हमारे साथ कई एमपीज गए थे। ये क्या हो रहा है? आज तक उसको बेल नहीं ना हुआ। कौन शेख था वो, याद करो। हाँ, स्टिल ही इन जेल। तो उसको बचाने की कोशिश, पुलिस अफसर को बचाने की कोशिश, और आज रेड करना। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि ये प्रणाली जो है वो विस्फोटक घटनाओं की रोकथाम और जांच को अधिक प्रभावी बनाने की अहम भूमिका निभाएगी। पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल विकास चौधरी जी, गृह सचिव, डीआईबी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आभासी तरीके से वर्चुअली एनआईडीएमएस का आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित रूप से ये प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकवादी घटनाओं का, चाहे वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो, जहां पर विस्फोटक का उपयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, आईईडी का उपयोग हुआ है, वो सभी के इन्वेस्टिगेशन में
इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनालिसिस के लिए और आने वाले दिनों में बचावात्मक उपाय करने के लिए भी ये डेटा एक प्रकार से नए कवच का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। गृह विभाग ने विगत वर्षों में अनेक प्रकार के डेटा सृजित भी किए हैं और अब अलग अलग साइलोज में पड़े हुए वो डेटा एक दूसरे के साथ बात कर पाए, इस प्रकार का और उनके विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कर एक सॉफ्टवेयर बनाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि NIDMS का ये जो आज शुरुआत हो रही है उससे ये प्रक्रिया में गति आएगी और देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हम पार कर पाएंगे। NSG हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। NSG के जवानों की वीरता, अद्वितीय कौशल और समर्पण एक प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को चैन की नींद सोने का एक कारण बनी हुई है। कहीं पर भी हमला होता हो, उसका सटीक जवाब देना हो, एंटी हाईजैक ऑपरेशंस के लिए निरंतर तैयारी कर कर अपनी फोर्स को चुस्त दुरुस्त रखना हो, बम डिस्पोजल के ऑपरेशन हो, हर चुनौती में NSG ने परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी लाए हैं। आज NIDMS की शुरुआत हो रही है। इससे एक प्रकार से NIA, देश भर की ATS और देश भर की पुलिस और सभी CAPF, ये सभी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।